माय नेम इज़ अमार अहमद, मैं हूं आपका अकाउंटिंग का टीचर। क्लास आज जो बेसिकली हमने लेक्चर पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 2 ही है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके फीचर डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमने बेसिकली इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको आज हमने डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बतानी है, वो इसमें यूज़ भी होंगी, उसकी एप्लीकेशन है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था गैप के बारे में। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इन प्रिंसिपल्स में हमने अकाउंटिंग कन्वेंशन को, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया था। तो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसे हम बेसिकली नॉर्मली डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये जो प्रिंसिपल है या ये जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, वो ये कहता है कि ईच ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट विद इक्वल अमाउंट। कि जो ट्रांजैक्शन, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट होता है अकाउंटिंग का, तो हम उसको सबसे पहले रिकॉर्ड भी करते हैं। तो ट्रांजैक्शन जो है उसमें हर ट्रांजैक्शन जो होती है वो दो इफेक्ट शो करती है और सेम अमाउंट के साथ। मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट्स होंगे और सेम अमाउंट के साथ। तो इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे चल के अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी एप्लीकेशन भी शो करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज होंगी। हम ऑलरेडी इन टर्म्स को पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके होंगे, मोस्टली आप लोग जानते भी होंगे। नंबर 1 इज एसेट्स, नंबर 2 इज लायबिलिटीज, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 एक्सपेंसेस, नंबर 5 इनकम्स और रेवेन्यूज। एसेट्स क्या होते हैं? ऑल रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर एंड आउटसाइडर। ये हमने बेसिकली डेफिनेशन जो है इस अकाउंटिंग इक्वेशन की नेचर के लिहाज से लिखी है। यानी कि वो तमाम रिसोर्सेज, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो बिज़नेस की मलकियत में होती है, जो कि बिज़नेस को रन करने के लिए चाहिए होती है, उनके बिना बिज़नेस हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कैश है, उसके बाद आपका फर्नीचर है, बिल्डिंग है, सो ऑन। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं बिज़नेस के। तो ये रिसोर्सेज जो प्रोवाइड कौन करता है? ये प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ऑनर की तरफ से या आउटसाइडर की तरफ से। यानी वो तमाम रिसोर्सेज जो कि हमें बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं। और वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपको सप्लाई कौन कर रहा होता है? ऑनर कर रहा होता है और आउटसाइडर कर रहा होता है। अब इसी के आगे हमारी डेफिनेशन लायबिलिटीज की अंदर आती है। अब सिंपल सी बात है कि ये एसेट्स अभी भी हमने डिस्कस किया कि ये आपको सप्लाई कौन करते हैं? ऑनर और आउटसाइडर। जो रिसोर्सेज आउटसाइडर आपको सप्लाई कर रहा होता है उसे हम लायबिलिटीज का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज एक तरह के बिजनेस को उधार मिल रहे होते हैं, क्रेडिट पे मिल रहे होते हैं, वो बाद में बिजनेस ने उनको रिटर्न भी करने होते हैं। तो लायबिलिटीज का मतलब द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द आउटसाइडर। यानी जो आउटसाइडर्स हमें बिजनेस को रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं उनको हम नाम क्या देंगे? लायबिलिटीज का। ओके, जो रिसोर्सेज हमारे ऑनर की तरफ से बिजनेस को रिक्वायर्ड होते हैं, जो ऑनर की तरफ से बिजनेस को मिलते हैं, उन रिसोर्सेज को हम नाम देते हैं कैपिटल का। जैसे कि लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ऑनर। तो ये बेसिकली एसेट्स जो होते हैं ये सारे के सारे सप्लाई किसकी तरफ से किए जाते हैं? किसकी तरफ से मिलते हैं? ऑनर की तरफ से, जिसे हम कैपिटल का नाम देंगे, आउटसाइडर की तरफ से, जिसे हम लायबिलिटीज का नाम देंगे। इसके अलावा हमारी एक और डेफिनेशन भी है जिसे टर्म्स यूज होगी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। सबसे पहले हम एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं। द अमाउंट स्पेंट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस टू जनरेट इनकम। वो तमाम अमाउंट, वो तमाम खर्चा, वो तमाम जितनी भी वैल्यूज हम प्राइसेस होती हैं, चीज़ें होती हैं जो हम अपने बिजनेस के ऊपर, बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारे बिजनेस का मेन मकसद होता है अर्निंग प्रॉफिट। तो अर्निंग प्रॉफिट या अर्निंग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें उसके ऊपर कुछ ना कोई कॉस्ट लगानी पड़ती है, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। वो तमाम के तमाम अखराजात जो है वो एक्सपेंसेस काउंट किए जाएंगे। उसके बाद इनकम्स और रेवेन्यू, द अमाउंट चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम क्या होती है? इनकम या रेवेन्यू मतलब यह है कि हम बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करते हैं, नो डाउट वो हम किसी न किसी कस्टमर को हम लाजमी उसको सेल करते हैं।
और जब उसको सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम प्राइस चार्ज करते हैं। वो जो प्राइस हम चार्ज कर रहे होते हैं दैट इज द रेवेन्यू, दैट इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसके बिना हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, हम प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? जब तक रेवेन्यू नहीं होगा, इनकम्स नहीं होगी, तो हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट भी नहीं आ सकता। तो ये जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इनको यूज करना है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, इसको हम ऑलरेडी चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था। अब हमने नेक्स्ट जो डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम जो हमने डिस्कस किया था कि ईच ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट। अब हम उसकी एक एप्लीकेशन छोटी सी एग्जांपल से शो करते हैं। सपोज करें कि एक बिजनेसमैन है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद अमाउंट ऑफ ₹200,000, 2 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज द ट्रांजैक्शन। ये एक ट्रांजैक्शन होगी। अब इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट होंगे, इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट एसेट्स कहलाएगा, दूसरा इफेक्ट ऑनर्स इक्विटी या जिसे हम कैपिटल का नाम देते हैं वो कहलाएंगे। कैसे? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि इसमें ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को 2 लाख रुपया दिया है। अब बिजनेस के पास आ रहे हैं रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को हम क्या नाम देते हैं? एसेट्स का। तो वो कितने के आ रहे हैं और एसेट्स की फॉर्म में क्या आ रहा है? कौन सा एलिमेंट आ रहा है? कैश। और कितने का आ रहा है? 200,000 का। एक इफेक्ट तो ये रिकॉर्ड कर दिया कि बिजनेस के पास रिसोर्सेज कैश आया 2 लाख रुपए, और ये रिसोर्सेज सप्लाई किसने किया है? ऑनर ने किया या आउटसाइडर ने किया? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी बिजनेसमैन वर्ड लिखा हुआ दैट मीन्स वो ऑनर इस वक्त कंसीडर किया जाएगा। तो ऑनर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसे हमने क्या नाम दिया है? ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल। तो इसका मतलब दूसरा इफेक्ट जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा। और उसके में अंदर भी अमाउंट कितनी उन्होंने ऑनर ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर? 200,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लाख रुपए हमने कैपिटल में लिख दिया और 2 लाख रुपए भी हमने एसेट्स में एज अ कैश की फॉर्म में लिख दिया। अब देखा जाए तो दोनों हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट है, तो हमने इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट कर दिए, एक एसेट साइड पे कर दिया और एक कैपिटल साइड पे, और विद सेम अमाउंट 2 लाख रुपए इधर है और 2 लाख रुपए ही इधर है। तो हम ये कह सकते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल। अब हमने इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, 200,000 एंड 200,000। अब एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, बेसिकली इसमें हमने जो रिसोर्सेज सप्लाई करने का एक ही सोर्स बताया था जो है ऑनर। इसके बाद हम बाद में जाके हम इसे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जिसमें आउटसाइडर भी इसमें शामिल हो सकता है। हम इसी तरीके से हमने जो डबल एंट्री सिस्टम को हमने पढ़ा था उसको हमने एक तरह का अप्लाई कर दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब हमने इसको एक इक्वेशन की सीक्वेंस में बनाया है जिसे मैथमेटिकली फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? फाउंडेशन है किसकी? डबल एंट्री सिस्टम की। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसमें लिखा नोट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन इन सच अ मैनर दैट बोथ साइड्स रिमेन इक्वल। इसमें हमने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज लिख भी दी हमने कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है, और इस तरीके से होता है कि दोनों साइड्स की अमाउंट जो होती है वो हमेशा इक्वल आएगी। ठीक है, ये हमें आगे चल के जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल का चेक भी होगा कि हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो दोनों साइड्स को हमेशा हमने इक्वल करना है। अगर वो अनइक्वल होगी इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक हो गया? आगे बेसिकली हम छोटी सी उसकी डेफिनेशन के बारे में चलते हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स is based on fundamental equation is called accounting equation। यानी बिजनेस के अंदर होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जब हम उसको इसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक फंडामेंटल इक्वेशन के तहत रिकॉर्ड करते हैं, उस इक्वेशन को हम नाम क्या देते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन नाम देते हैं। इस सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने ये एक चीज़ को हमने रिकॉर्ड किया, इसी तरीके से मैं आगे आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये सिंपल सी बात है कि बिजनेस रिसोर्सेज, हमें बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और अकाउंटिंग में हम इन रिसोर्सेज को नाम देते हैं एसेट्स। अकाउंटिंग में इन रिसोर्सेज को नाम क्या देते हैं? एसेट्स।
और ये एसेट्स कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंस्ड बाय, कौन हमें देता है? इसका सोर्स क्या है? इन रिसोर्सेज का सोर्स क्या है? दो पर्सन है, एक आपका ऑनर और एक आपका आउटसाइडर। ऑनर को हम नाम अकाउंटिंग में देते हैं ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल। और जो रिसोर्सेज हम किसी आउटसाइडर से लेते हैं अकाउंटिंग में, उसको हम नाम देते हैं लायबिलिटीज। क्या नाम देते हैं जी? लायबिलिटीज। अब सपोज कर लिया कि बिजनेस के अंदर हमें 2,50,000 रिसोर्सेज चाहिए, कैश चाहिए बिजनेस को करने के लिए। अब ये रिसोर्सेज देगा कौन? ऑनर देगा या आउटसाइडर देगा? अब ऑनर कहता है कि मेरे पास 200,000 रुपीज़ है, चलें ये तो मैंने आपको दे दिए 200,000। ये 200,000 बिजनेस में जाके कैश की फॉर्म में एसेट बन गया। देने वाला सोर्स कौन है? ऑनर, जिसे हम कैपिटल नाम देंगे। अकाउंटिंग में आपको पता है ऑनर को प्रोप्राइटर का नाम भी दिया जाता है, ऑनर को हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं। ओके, अब बिजनेस के अंदर हमें 50,000 रिक्वायर्ड और है। अब ऑनर कहता है मेरे पास तो नहीं है, ऐसे करते हैं आउटसाइडर से ले लेते हैं। अब आउटसाइडर कौन है? अब किसी भी बैंक से लोन ले ले, अपने किसी रिलेटिव से लोन ले ले। अब वो आपको लोन की फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब वो बिजनेस का ऑनर तो नहीं है, वो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट तो नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेट तो कर रहा है ना, क्योंकि उसने आपको अमाउंट एक लोन की फॉर्म में दी है। अब वो जो अमाउंट उसने 50,000 हमें दी है, उसको हम कंसिडर क्या करेंगे? लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? ये अमाउंट भी हमारे बिजनेस का साथ जाके एसेट्स बन गई, रिसोर्सेज बन गई। यानी ये 2 लाख रुपए हमें ऑनर ने दिए और ये 50,000 हमें आउटसाइडर ने दिए। तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों हमारे बिजनेस के क्या बन गए? एसेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2,50,000 एसेट जो कि बिजनेस को करने के लिए रिक्वायर्ड थे वो हमें मिल गए। अब हमने इस पूरी चीज को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इस पूरी चीज को हमने किस फॉर्म में लिखना है? इक्वेशन की फॉर्म में, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। कि दिस इक्वेशन एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ एसेट्स, इक्वालिटी ऑफ एसेट्स, के एसेट्स इक्वल होंगे। ऑन वन साइड द क्लेम्स ऑफ द आउटसाइडर्स, जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं, एंड द ऑनर, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, ऑन द अदर साइड। कि हमने जो इक्वेशन लिखनी है उसके एक साइड पे एसेट्स होंगे और वो एसेट्स का क्लेम किन किन के पास जाएगा? एक तो हमारा आउटसाइडर्स, जिसे हम लायबिलिटी कहेंगे, उसके पास जाएगा। दूसरा हमारा ओनर, जिसे हम कैपिटल कहेंगे, उसके पास जाएगा। अगर हम इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखें, जो कि आगे हमने जाके मेन इक्वेशन जिसको बनाना है, ये वो हमारी इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और यही अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी थी कि हमें 200,000 ऑनर ने दिया था और 50,000 हमें आउटसाइडर ने दिया था। तो टोटल एसेट्स हमारे पास बन गए 2,50,000। और लायबिलिटी में भी हमने लिख दिया 50,000 और कैपिटल में भी लिख दिया। ये हमने दोनों को अलग अलग लिखने का मकसद क्या है? ताकि हमें पता चले कि इन एसेट्स का क्लेम किस किस के पास है और कितना है। कि ऑनर ने हमें दिया 2 लाख, इसलिए हमने इसकी फॉर्म में 2 लाख लिख दिया। आउटसाइडर ने हमें दिया 50,000, इसलिए हमने इसमें लिख दिया 50,000। ताकि जब हम वापस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट हमने आउटसाइडर को देनी है और कितनी अमाउंट हमने ऑनर को देनी है। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिकली हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक्स है, जिसको हमने आगे चल के हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर इसे यूज़ भी करना है। हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसको डिफरेंट फॉर्मेट में भी लिखते हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, उसको हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है। लेकिन इसकी कुछ और फॉर्मेट भी है, वो भी मैं आपको साथ शो कर देता हूँ। जैसे कि एसेट्स रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। कि जो रिसोर्सेज हैं वो बराबर होने चाहिए सोर्सेज। अब हमने रिसोर्सेज किसका नाम दिया था? हमने रिसोर्सेज नाम दिया था एसेट्स को। और सोर्सेज किसको नाम दिया था? हमने सोर्सेज बेसिकली नाम दिया था इक्विटीज को। अब ये इक्विटीज क्या चीज आ गई? पहले तो हमने इसे डिस्कस नहीं किया। बेसिकली इक्विटीज किसे कहते हैं? इक्विटीज बेसिकली हम कहते हैं क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ बिजनेस। कि जो एसेट्स
प्रोवाइड किए गए हैं बिजनेस को, उनका क्लेम किस किस के पास जाना है, उन सब को हम इक्विटीज का नाम देते हैं। और वो आपको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विटीज बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास आउटसाइडर्स इक्विटी और एक होती है ओनर्स इक्विटी, मतलब आउटसाइडर का क्लेम और ओनर का क्लेम। तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम रिसोर्सेज इक्वल टू सोर्सेज भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, हम एसेट्स और इज इक्वल टू इक्विटीज भी लिख सकते हैं। और अगर हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइडर इक्विटी और ओनर्स इक्विटी। लेकिन जो बेसिकली हम न्यूमेरिकल में अपना क्वेश्चन में यूज करेंगे उसको हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइडर्स इक्विटी को हम नाम देंगे लाइबिलिटीज प्लस, और ऑनर्स इक्विटी को हम नाम देते हैं कैपिटल। ये इक्वेशन जो है हमारी बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर यूज होगी। तो ये आज का लेक्चर था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका इन चैप्टर से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप हमसे डायरेक्टली उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।